हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के थर्ड लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो कल हमने पढ़ा था, जो कल हमने वेक्टर मॉडल्स पढ़े थे और उसके अलावा जो हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे उसके ऊपर पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आज लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, पर डैम श्योर कल जरूर होगी और पॉसिबल हुआ तो आज रात को भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास एक और ली जाए इस क्लास के अलावा। और बाकी ये क्लास तो आज आपको मिलनी है ही, तो नेटवर्क इशू की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। और आई एम श्योर जिस तरह से इसके पहले वाली क्लासेस आपको समझ में आई है, ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ आने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है उसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 इन हाइड्रोजन। n इक्वल्स टू 2 स्टेट के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स हमें बताने हैं कितने होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर ले फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए। तो अगर हम बात करें फॉर n इक्वल्स टू 2, है ना, n इक्वल्स टू 2, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो l वैल्यू है, तो टोटल l वैल्यू कितनी होती है, टोटल l वैल्यूज वो कितनी होती है 0 टू n-1। तो इसके हिसाब से n इक्वल्स टू 2 है, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी, 0 से कहां तक होगी n-1 यानी कि 1 तक। तो l की दो वैल्यू होगी, तो एक होगी 0 और एक कौन सी वैल्यू होगी 1। तो यहां पर l की दो वैल्यू बन सकती है, एक बनेगी 0 और एक बनेगी 1। और फिर हमने बात की थी कि जो ml की वैल्यू है वो कितनी होती है 2l+1, और कहां से कहां तक होती है -l2 और +l तक ये वैल्यू होती है। तो l जब 0 है तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, एक ही आएगी, और वो क्या वैल्यू आएगी 0। तो इस केस में ml की वैल्यू क्या आएगी 0। और जब l की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए ml की वैल्यू कितनी आएगी 3, और वो कौन कौन सी होगी -l से l, यानी कि -1, 0 और +1। तो -1, 0 और +1, ये तीन वैल्यू आ जाएगी किसकी, ml की, l इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए, है ना। l इक्वल्स टू 1 के लिए तीन वैल्यू और l इक्वल्स टू 0 के लिए एक वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1, 0 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ स्टेट कौन कौन सी बनेगी, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बनाना है तो यहाँ स्फेरिकल हार्मोनिक हम यूज करते हैं, आपको ये ध्यान होगा। तो n की जो वैल्यू है वो तो 2 रहने वाली है, तो psi2 NLM, तो एक बार l की वैल्यू लो 0 और इसके साथ ml की वैल्यू कितनी है 0, तो एक स्टेट ये हो गई। दूसरी स्टेट कौन सी हो जाएगी psi2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, और एक बार बना लो किसके साथ, 0 के साथ, फिर बना लो psi की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, और यहाँ पर l की वैल्यू 1, एक स्टेट ये हो जाएगी और एक बन जाएगी माइनस वाली psi2 1 और -1। तो कुल मिलाकर कितनी स्टेट बन गई, 4 स्टेट बन गई। कुल मिलाकर कितनी स्टेट बन गई, 4 स्टेट बन गई यहाँ पर। और एनर्जी जो जितनी भी स्टेट्स है सबकी क्या रहने वाली है, सेम। तो एनर्जी ऑफ ऑल स्टेट्स, एनर्जी ऑफ ऑल स्टेट्स, तो एनर्जी ऑफ ऑल स्टेट्स कितनी रहने वाली है -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये n² यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -13.6/4। तो इन सबकी एनर्जी कितनी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी एनर्जी कितनी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नंबर ऑफ स्टेट्स डायरेक्ट आप n² फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, यहाँ पर 2² करते तो 4 आ जाता। कब, जब हम स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्पिन कंसीडर करते तो फिर उस केस में 2n² से हम वैल्यू निकालते, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने का क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो हमने वेक्टर मॉडल ऑफ एटम्स पढ़े थे, जिसमें हमने LS कपलिंग और JJ कपलिंग जो पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J कितना चेंज होगा जब ट्रांजिशन होगा Cr यानी कि क्रोमियम, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 दिया हुआ है, और जब वो आयोनाइज हो जाएगा 2+ में, 2+ में मतलब 6 में से 2 कम हो जाए, CD4 बन जाए, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो कितने से चेंज हो जाएगा, या क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन है Cr और उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है D6। अब आपको पता है कि D के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो मैंने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने 5 ऐसे बॉक्स बना दी, 1 2 3
4 और 1 2 3 4 5, 5 क्यों बनाए, एक में कितने आएंगे 2, तो इसलिए 5 बनाए। तो पहले फिलिंग करनी है एक एक की, तो ये एक एक, टोटल कितने 6 फिल करने हैं, तो पहले मैं एक एक फिल करूंगा। ये फिलिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, एक एक और एक, टोटल कितने हो गए 5 फिल हो गए। अब एक और करना है, तो यहाँ पर हो गया एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। तो अगर ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये हो गया अप स्पिन, और अगर ऐसे है तो ये हो गया डाउन स्पिन। अप का मतलब है पैरेलल और डाउन का मतलब है एंटी पैरेलल। अप स्पिन के लिए जो स्पिन की वैल्यू हम लेंगे +1/2, और डाउन के लिए हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे -1/2। ये आप ध्यान रखना। यहां लिख दिया मैंने ml और यहां लिख दिया मैंने ms। यहां क्या लिख दिया ms। अब d है d, तो d जो है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 2 + 1, ml + 2 ml 2l + 1, तो 2l + 1 के हिसाब से कितनी आ गई 5। कहाँ से कहाँ तक होगी -l से +l, तो ये हो जाएगी -2 -1 0 फिर +1 और +2, +1 और +2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से स्पिन की जो वैल्यू है, जो ये अपर स्टेट में रहेगा अप स्पिन, ये देगा 1/2, तो ये प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक अप है एक डाउन है, तो एक प्लस का 1/2 और एक -1/2 दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इस स्टेट के लिए कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास ml और ms की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें एल्जेब्रिक समेशन करना होता है ml का। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए l वैल्यू जो है उनका सम करना है। l वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 और -2, तो एक बार -2 और -2, इन दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -1, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 0 प्लस का साइन के साथ लेना है, फिर यहाँ पर लिखना है आपको +1 और यहाँ लिखना है आपको +2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या कट रहा है, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, 0 का कोई रोल है नहीं, तो ये कितना आ गया -2। तो ml जो है ml की वैल्यू कितनी आ गई है -2 आ गई है। ml की वैल्यू -2 आ गई, इसका मतलब l की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 2 लेनी है। इसका मतलब क्या हो गया, जो l है उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे 2 लेंगे, l की वैल्यू 2। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे समेशन ऑफ ms। तो ms की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा 0 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 बनेगा। तो यहाँ से 2 बनेगा, तो s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। भाई ml की जो वैल्यू है वो कितनी आई -2, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू ले लेंगे l की वैल्यू ले लेंगे, और वो l की जो वैल्यू है वो l की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। इसी तरह से फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे s की वैल्यू। s के लिए एल्जेब्रिक सम किया, तो एल्जेब्रिक सम किया तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू होगी s की। s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो भी 2 आ जाएगी। ml की -2 वैल्यू के लिए मैक्सिमम पॉसिबल l जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 2, है ना। तो l की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो ml = -2 प्रोवाइड करा सकती है वो l = 2 ही है, और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। इसी तरह से स्पिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर सबका सम करेंगे, तो 0 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी के जो 1/2 है 1/2 उनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और क्योंकि जो s है उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर s कितना हो जाएगा 2, ms 2 आ गया तो s की वैल्यू 2, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे मल्टीप्लिसिटी। तो अब क्या निकालेंगे मल्टीप्लिसिटी, तो यहां से हम निकालेंगे मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे 2s + 1, तो ये हो गया 2 × 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 5। तो मल्टीप्लिसिटी यहां से कितनी आ जाएगी 5। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे j वैल्यू कहां से कहां तक होगी, j वैल्यू होगी l - s से लेकर होगी mod ऑफ l + s, और इसकी मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ले जानी। तो l की वैल्यू हमारे पास आई 2, s की वैल्यू 2, और l की वैल्यू यहाँ 2 है और ये 2 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक गई 0 1 2 3 और 4। इसका मतलब j की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी बनी 0 1 2 3 4। तो अब हमें बनाना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखते हैं 2s + 1 और lj, 2s + 1 lj। तो l की वैल्यू कितनी है 2, वो किसके लिए d के लिए, और 2s + 1 का मतलब हो गया 5, तो 5d, और j की वैल्यू कितनी 0 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गया, कौन सी स्टेट का, ये आ गया 3d6 के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आ गया 3d6 के लिए आ गया। यहां तक बात क्लियर। 3d6 के लिए हमारे पास कितना आ गया 5d 0 1 2 3 4। अब हुंड रूल से हमें देखना है,
हुंड रूल लगाएंगे तो उसमें हुंड रूल में हमने पढ़ा है कि जो हाफ ग्रेटर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी वैल्यू होती है, हायर जे। तो फॉर मोर देन हाफ फील्ड, फॉर मोर देन हाफ फील्ड मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड ग्राउंड स्टेट is higher J value, ground state is higher J value। तो मोर देन हाफ फील्ड कैसे पता लगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 3d6 और d में कितने आते हैं 10, यहां पर 5 उसका आधा होता है तो आधे से 10 ज्यादा है, तो मोर देन हाफ है। तो उसके लिए जो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, हायर जे। तो हायर जे कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ ग्राउंड स्टेट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, 5d4 है ना। ग्राउंड स्टेट क्या ली जाएगी, 5d4 ली जाएगी। ग्राउंड स्टेट क्या ली जाएगी, 5d4। ठीक, तो ये तो हो गया पहला। अब इसको किस में ले जाना है, इसको हमें ले जाना है 4 में, यानी कि 2 कम कर दिए ना, तो किस में ले जाना है, 4 में ले जाना है, 3d4 में। तो अब इसको हमें 4 में ले जाना है, तो 4 के लिए वैसे ही फिलिंग करनी है जैसे पहले करनी थी। तो अब इसको हमें ले जाना है CR2 प्लस में, इसको ले जाना है हमें CR2 प्लस में। नाउ फॉर CR2 प्लस, तो CR2 प्लस का मतलब हो गया, ये हो गया 3d4, और इसके लिए हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ही हो गया। तो एक यहाँ फिल हो गया, एक यहाँ फिल हो गया, एक यहाँ फिल हो गया और एक यहाँ फिल हो गया। अब ये तो पहले की तरह फिल होंगे। तो ये हो गया ml और ये हो गया ms। तो यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +½ ये भी +½ ये भी +½ और ये भी +½ तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ml जब आप करोगे तो ये बनेगा -2 -1 +0 +1 और +2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, +2 तो आएगा ही नहीं ना, +2 में तो खाली पड़ा है। तो ये क्या बनेगा, -2 -1 +0 और +1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ml की वैल्यू आई -2। तो यहाँ से अगेन l की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और फिर हम निकाल लेंगे ms की वैल्यू, तो ms की वैल्यू वही पहले की तरह 2 आएगी। तो यहाँ से s की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 2। तो j जो वैल्यू है पॉसिबल j वैल्यू वो अगेन 0 से 4। तो j वैल्यूज, तो j वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 0 1 2 3 और 4। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 5d और 0 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड का केस है, तो ये कौन सा केस है, लेस देन हाफ फील्ड। ये कौन सा केस है, लेस देन हाफ फील्ड। और लेस देन हाफ फील्ड के केस में कौन सा आएगा, लोअर जे वैल्यू। लोअर जे वैल्यू इज ग्राउंड स्टेट, लोअर जे वैल्यू इज ग्राउंड स्टेट। तो लेस देन हाफ फील्ड के केस में लोअर जे वैल्यू इज ग्राउंड स्टेट। तो लोअर जे वैल्यू कौन सी होगी, 0 हो गई। तो यहां पर कितना हो गया, 5d0। कितना आ गया, 5d0। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, 5d4 से कहां हो रहा है, 5d0 में हो रहा है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5d4 से 5d0 में। तो 5d4 से कहाँ हो रहा है, 5d0 में। तो 4 से 0 जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है कितने से, 4 से। तो यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 4। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका डिक्रीज बाय 4, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एलएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ 12 mg 13 al 17 cl और 18 ar। इसका हमें एलएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है ना। क्या बताना है, इसका एलएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। देखो कैसे करोगे, तो यहां पर एलएस कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए सबसे पहले mg का निकाल लो। तो mg का कितना है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो पहले हम mg का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो फॉर 12 mg, तो 12 mg का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 12 mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2s2 2p6। तो टोटल हो गए 10। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3s2। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3s2। अब यहां ध्यान से देखो, ये 3s2 जो है कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड के लिए L की वैल्यू कितनी जाती है, 0, और स्पिन की वैल्यू कितनी जाती है, 0। तो
इसलिए यहाँ पर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये आप बात याद रखेंगे कि कंप्लीटली फिल्ड के लिए L और S दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो L और S दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जब निकालोगे तो 2S + 1 और L 0, क्योंकि J की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगी यहाँ से। तो S की वैल्यू 0 है तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा 1, S की वैल्यू 0 हो गई तो ये बनेगा S, तो 1S 0। तो 12 mg का जो टर्म बनेगा 1S 0 बनेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, 3S लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर जो है वो या तो C है और या D है। तो ये पहले 12 mg से चेक कर लो। फिर आर्गन जो है वो भी फुलफिल में दिया हुआ 18, तो सीधा चेक करो आर्गन का, तो 18 आर्गन, इसका चेक कर लो आप। तो आर्गन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, 3s2 12 और 3p6, और ये भी 18 हो गया। तो यहाँ पर ये भी जो है कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी क्या आ गया कंप्लीटली फिल्ड, ये भी क्या आ गया कंप्लीटली फिल्ड, और कंप्लीटली फिल्ड आ गया तो यहाँ पर L की वैल्यू हो गई 0, S की वैल्यू 0 और J की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 हो गई। तो यहाँ से इसके लिए भी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगा वो क्या बनेगा 1S 0, जो कि केवल C ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा C आ जाएगा। बाकी इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आप निकालने को बैठो, हाँ वो आप अपनी नॉलेज के लिए निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं निकाल के बता दूं कि जैसे AL और जो दूसरा कौन सा है हमारा CL, तो AL और CL का अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे वो निकाल लेते हैं। तो अगर AL की बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए तो फॉर AL, तो AL के लिए जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा हो गया 3p1। तो फॉर p इलेक्ट्रॉन, फॉर p L की वैल्यू कितनी हो गई 1, L की वैल्यू कितनी हो गई 1, और स्पिन जो लेंगे वो कितनी हो जाएगी 1/2, स्पिन जो है वो कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2s + 1, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 × 1/2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। और फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे J की, तो J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है L - S से कहाँ तक होती है L + S, L - S से कहाँ तक होती है L + S तक वैल्यू होती है, L + S। तो L - S, L की वैल्यू 1 और ये माइनस, तो ये हो गया 1 - 1/2 से ये वैल्यू कहाँ तक हो गई 1 + 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 वैल्यू हो गई। तो ये कौन सी स्टेट है लेस देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए लेस देन हाफ फील्ड, तो लेस देन हाफ फील्ड का जो केस है हुंड रूल के अकॉर्डिंग, उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट बनेगी लोअर J वैल्यू। तो ग्राउंड स्टेट यहां पर कौन सी बनेगी लोअर J वैल्यू, लोअर J वैल्यू। तो लोअर J वैल्यू बनेगी तो इसका मतलब इसकी जो स्टेट बनेगी वो कितनी बनेगी 2p और J की वैल्यू 1/2, तो 2p 1/2 जो कि हमारे पास ऑप्शन होगा शायद, तो यही ऑप्शन है 2p 1/2। इसी तरह से आप किसके निकाल सकते हो, इसी तरह से सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, इस क्रोमियम के लिए भी क्लोरीन के लिए निकाल सकते हो। समझ आ गया। तो इस तरह से करना है। हालांकि ये जो P वाला था, सॉरी ये जो एल्यूमिनियम वाला था, इसको करने की ज़रूरत थी नहीं, आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। फिर भी हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि निकल कैसे रही है। तो PAL की मैंने आपको बता दिया निकाल के, CL की आप खुद निकाल लोगे। अब मोर देन हाफ फील्ड का और लेस देन हाफ फील्ड का केस एक बार देख लेना, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 22 Ti, तो हमें दिया हुआ है 22 Ti और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन, और आर्गन के बाद कितना 3d2 और 4s2। तो ये जो 4s2 है, 4s2, ये 4s2 कंप्लीटली फिल्ड है, ये जो 4s2 है ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड। तो हम किसको कंसीडर करेंगे 3D को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम किसको कंसीडर करेंगे 3D को, तो हमने बाहर निकाल लिया किसको 3D को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्पेशल एक कैच है इस क्वेश्चन में, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको किसको उठाना है 3D को उठाना है।
4s2 को आप कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो कंप्लीट फील्ड का केस हो गया, तो 4s2 हो गया। अब ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? इक्विवेलेंट, है ना। ये कौन सा केस हो गया? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी के अंदर ही दो हैं, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गए? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस है। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है, सबसे पहले L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2, L1 की वैल्यू 2 और L2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि D दिया हुआ है तो दोनों सेम में, तो L1 L2 दोनों 2 हो गए। और इसी तरह से S1 की वैल्यू 1/2 और S2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यहां से कैपिटल L निकाल लोगे आप, तो कैपिटल L की जो वैल्यू है L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करके निकालते हैं ना, फिर L प्लस S करेंगे, LS कपलिंग। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू निकालोगे तो वो कहां से कहां तक जाएगी? मैक्सिमम से मिनिमम, तो वो L1 माइनस L2 से लेकर कहां तक जाएगी? L1 प्लस L2। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 और एक आएगी 4, तो मिनिमम से मैक्सिमम जाना है, तो 0 1 2 3 और 4, तो ये 4 टर्म्स आ गए। इसी तरह से यहां निकाल लोगे तो यहां जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 और 1। यहां दो वैल्यू बनेगी, कौन कौन सी? 0 और 1। अब आपको इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप S इक्वल्स टू 0 के लिए बना लो। तो S और यहां पर ले लिया मैंने L, यहां ले लिया L और यहां लिख लिया मैंने इनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। ठीक है, यहां क्या लिख लिया मैंने? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो S की वैल्यू पहले मैंने 0 ले ली। तो आप ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में, मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूं, फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं यहां पर, फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगलेट, फॉर सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब होता है S की वैल्यू 0, सिंगलेट का मतलब है S की वैल्यू 0, L इज टेकन इवन, L इज टेकन इवन। सिंगलेट के लिए L की वैल्यू क्या ली जाती है? इवन ली जाती है। L की हमारे पास कौन सी वैल्यू? 0 1 2 3 4, तो कौन कौन सी आएगी? 0 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, कौन सा आएगा? 4 आएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कौन से बनेंगे? 2S प्लस 1 से तो बनेगा 1, 0 के लिए क्या हो जाएगा? S, और J की वैल्यू L प्लस S होती है, तो यहाँ पहले कितना आ जाएगा? 0। फिर दूसरे में यहाँ पर तो 1 ही आना है, फिर ये L इक्वल्स टू 2 कब होगा? D के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? D, तो दूसरे पे आ जाएगा D, और 0 S प्लस L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? J, तो वो कितना बन जाएगा? 2। फिर यहाँ पर कितना आएगा? ये 1 ही आएगा, और ये S P D F E G, तो यहाँ पर कितना आएगा? G, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कौन कौन से हो गए इसके? वो हो गए 1S 0, 1D 2 और 1G 4। ये तो तीनों है। अब जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 1S 0 है, आ रहा है, 1D 2 आ रहा है, और उसके बाद 1G 4 यहाँ पर नहीं है। तो हमें पूछा है विच नोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो 1S 0 और 1D 2 ये दोनों तो हमें दिख गए, ये दोनों तो हमें दिख गए, तो यानी कि ये दोनों तो आंसर है नहीं। अब बचा हमारे पास 1F3 और 3P0, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास दोबारा से टेबल बनाओ, दोबारा से टेबल बनाओगे 1 के लिए, तो यहाँ पर L और यहाँ पर आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ये क्या आ जाएंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स अब जब निकालोगे तो अब L की वैल्यू 1 लोगे, और जब S की वैल्यू 1 लोगे, और ट्रिपलेट के लिए S की वैल्यू 1 का मतलब हो गया ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट के लिए L की वैल्यू क्या ली जाएगी? ऑड। तो ऑड वैल्यू कौन कौन सी हो गई? 1 और 3, दो वैल्यू हो गई ऑड की, 1 और 3, ये दो वैल्यू हो गई। ठीक है, ऑड की दो वैल्यू हो गई, 1 और 3, 1 और 3। तो यहां से 2S प्लस 1, 2S प्लस 1 का मतलब क्या बनेगा? 3। तो S प्लस L, J की वैल्यू निकलेगी, तो 0 से लेके और 2 तक, तो 0 1 2 तीन वैल्यू जाएगी, तो कौन कौन सी बनेगी? 3P0, ये बनेगा 3P0, ये बनेगा 3P1 और ये बनेगा 3P2, 3P0 3P1 और 3P2। और इसी तरह से यहां बनाएंगे तो यहां पर भी बनेगा तो ट्रिपलेट 2S प्लस 1, और ये 3 और 1 4 और 2, तो ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 3F से, तो 3F2, और एक वैल्यू आएगी 3F3 और 3F4, 3F3 और 3F4। तो 3P0 भी शायद यहां पर है, 3P0 भी है, 1F3 नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1F3। तो 1F3 जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं होगा।
आई नो कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लंबे लंबे जा रहे हैं, इतने लंबे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या, पर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो करना कैसे है, कि आपसे पूछ लिया कि इनमें लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, है ना, तो वो आपको हुंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वहां अगर गड़बड़ कर गए तो फिर क्वेश्चन गलत है। तो इनमें बस इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना होता है कि कौन सा रूल कहाँ पर लगना है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है, होगा ये वैसे ही जैसे हमने अभी ऊपर इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया, पर यहाँ पर अब कौन सा केस आ गया, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस आ गया। ठीक है, कौन सा केस आ गया, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस आ गया। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा कि दो हमें दिए हुए पीपी के, तो पीपी कॉन्फ़िगरेशन के दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो हमारे पास L1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और L2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी 1। तो L1 और L2 दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां से L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2, ये दो से हम L की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल L, वो कितना आ जाएगा 0 1 2। सिमिलरली S1 की वैल्यू 1/2 और S2 की वैल्यू 1/2, तो यहां से S की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 0 और 1, है ना, वो कितनी आ जाएगी 0 और 1। तो यहाँ जो ये PP का कॉन्फ़िगरेशन है नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है तो इसमें वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैंने इसके ऊपर लगाया था, यानी कि सिंगलेट के लिए L की वैल्यू इवन लेनी है और जो ट्रिपलेट है उसके लिए L की वैल्यू ऑड लेनी है, वो इक्विवेलेंट में लगेगा, वो यहाँ नहीं लगेगा। तो ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन इक्विवेलेंट। तो नॉन इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर अब कहानी चेंज होगी, तो कहानी क्या बनेगी, S ये हो गया हमारे पास L और ये हो गया हमारे पास J, और यहां पर हमारे पास कौन से टर्म आ जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। यहां पर क्या आ जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ जाएंगे यहां पर। तो S की वैल्यू सबसे पहले आप ले लो 0, 0 लोगे तो इसके लिए पॉसिबल L की वैल्यू 0 1 2, 0 1 2। तो J की वैल्यू क्या बनेगी, यहां J की वैल्यू बनेगी 0, यहां पर J की वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर बनेगी 1, और यहां पर क्या वैल्यू बनेगी 2, क्या वैल्यू बनेगी 2। तो ये बनेगा 1 1 S और 0, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 P और 1, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 और D और 2, तो ये क्या बनेगा 1D2, है ना। तो इसका मतलब एक बन गया आपके पास 1S, एक बन गया आपके पास 1P और एक आपके पास क्या बन गया 1D। तो ये बन गया S इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सिंगलेट है उससे रिलेटेड हमारे पास क्या बन गया, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बन गए नॉन इक्विवेलेंट के केस में। अब हम बनाएंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए L की वही वैल्यू 0 1 2, तो ये कितना बनेगा 1, यहां वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, यहां वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 और 2 और 3, ये तीन वैल्यू हो जाएंगी 1 2 और 3, है ना। वो L प्लस S और L माइनस S वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 3S1, यहां से कितना हो जाएगा 3P 0 1 2, यहां से कितना हो जाएगा 3D और 1 2 और 3, 3D 1 2 और 3। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 3S और यहां से आ जाएगा हमारे पास 3P और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3D। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन द LS कपलिंग स्कीम द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम, तो कौन कौन से टर्म्स अराइज होंगे, तो एक तो हमारे पास हो गया 1S अराइज हो गया, ठीक है। एक हमारे पास हो गया 3S बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर, तो 3S राइज हो गया, 1P आ रहा है, 3P आ रहा है, 1D आ रहा है और 3D आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर SC21। ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बताना है SC21 के लिए और उसकी डीजेनरेसिव में निकालनी है। तो SC21 का पहले आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो SC का 21, तो 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, उसके बाद क्या बनेगा 2s2, फिर 2p6, फिर क्या बनेगा 3s2, फिर क्या बनेगा 3p6, फिर क्या बनेगा 4s2 और एक बन जाएगा हमारे पास कौन सा 3d1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड का केस हो गया, लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, लेस देन हाफ फील्ड का केस हो गया। तो लेस देन हाफ फील्ड का केस हो गया तो पहले इसके लिए L की वैल्यू निकालो। तो D है तो D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो D के लिए L की वैल्यू हो गई 2 और S के लिए कितनी वैल्यू हो गई 1/2। तो यहां से जो J की वैल्यू बनेगी, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, तो 1/2 और 3/2। लेस देन हाफ फील्ड में लोअर J वैल्यू लेने होती है,
तो ग्राउंड स्टेट कौन सी 3/2 बनेगी, एक सॉरी, एक 3/2 एक 5/2, एक बनेगी 3/2 और एक बनेगी 5/2। तो ये क्या बनेगी, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि लो ग्राउंड स्टेट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है, और लेस देन हाफ फील्ड के केस में लोअर स्टेट जो है जे वैल्यू, लोअर जे वैल्यू, उसको हम ग्राउंड स्टेट लेंगे। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2d 3/2। क्या आंसर आ जाएगा, 2d 3/2। ये तो आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब डी जनरेसी निकालनी है, तो डी जनरेसी ऑफ एससी, इसको निकालने के दो तरीके क्या है, एक तो 3/2 की डी जनरेसी निकाल लो और एक 5/2 की। तो डी जनरेसी ऑफ 3/2 प्लस डी जनरेसी ऑफ 5/2, डी जनरेसी ऑफ 5/2। तो 3/2 की डी जनरेसी कितनी, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/2 प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10। कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेट, इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4l+1 फैक्टोरियल वाला, 4l+1 फैक्टोरियल वाला, वो फॉर्मूला यूज कर लो, वहां से आप निकाल सकते हो। तो दूसरा जो इसका है 4l+2 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, एक मिनट रुको, पेज ले लेता हूं एक एक्स्ट्रा, उसमें समझा देता हूं। तो दूसरा इसमें जो लिखा जाएगा ऑल्टरनेट का, तो ऑल्टरनेट को इसको आप कैसे कर सकते हो, ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो, इसका फॉर्मूला यूज करो 4l+2 का फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 4l+2 माइनस n, इस पूरे का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। n का मतलब है जो हमारे पास नंबर है वो। तो l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 इसका फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2, और n जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि 3d 1 है, 3d 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 1 है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने -1 उसका फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, में से 1 गया 9, तो यहाँ किसका फैक्टोरियल आ गया, 9 का। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसकी जो स्टेट्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये सिंपल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे कर दो। नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्म सेपरेशन इन डबलेट, टर्म सेपरेशन इन डबलेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। डबलेट का मतलब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है 2p, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2p लिखा हुआ है। तो 2p लिखा हुआ है, तो डबलेट कैसे बनाया इसको, l जो है उसकी वैल्यू हो गई 1, और s जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो यहां से j वैल्यू कितनी बन जाएगी, j वैल्यू बन जाएगी 1/2 से 3/2। यहां j वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2 से 3/2, ये इसकी j वैल्यू हो गई। तो अब जो p है, p इसकी दो स्टेट्स बनेगी, एक तो बनेगी कौन सी, ये बन जाएगी 2s+1 और lj। तो 2s+1 s जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा 2p, एक बन जाएगी 1/2 और एक बन जाएगी 2p 3/2। तो ये जो डबल टर्म्स बन रहे हैं, डबलेट, यहाँ डबल जो बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं डबलेट बोलते हैं, है ना। तो इसका हमें सेपरेशन निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, तो इन दोनों की जो एनर्जी का बीच का डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्म शिफ्ट, है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, टर्म शिफ्ट नाम देते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको ये जो लिखा हुआ है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये इस चीज़ का मीनिंग क्या है। जो ये डबलेट है, डबलेट मैंने लिखा हुआ है, तो इस डबलेट का मीनिंग क्या है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर उसके बाद मैंने ये जो आपको बताया है कि ये सिंगलेट और जो हम लिख रहे हैं क्या बोलते हैं, जो एनर्जी शिफ्ट का वैल्यू लिख रहे हैं वो कैसे आ रही है, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, एक मिनट रुकना, हाँ, तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला टर्म शिफ्ट का, -ΔE अपॉन h⁻c। अच्छा, ये एनर्जी जो टर्म शिफ्ट है, टर्म शिफ्ट को वेव नंबर के बराबर ही लिया जाता है। ये जो यूनिट है ये वेव नंबर की यूनिट भी होती है, ये जो यूनिट है ये वेव नंबर की यूनिट होती है। तो टर्म शिफ्ट जो है उसको वेव नंबर के जैसे लिखा जाता है, इसके जैसे, वेव नंबर के जैसे। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ΔE, तो ये ΔE जो है इसकी वैल्यू आप कैसे काउंट करोगे, ये ΔE की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे, ΔE
तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ पर ई पी 3/2 माइनस ई पी 1/2, यानी कि 1/2 स्टेट जो है उसकी एनर्जी को माइनस कर दोगे आप किससे, 3/2 की एनर्जी से माइनस कर दोगे। ठीक है। टर्म शिफ्ट जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेव नंबर की तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेव नंबर की तरह, क्योंकि इसकी यूनिट क्या आ रही है, पर सेंटीमीटर आ रही है। क्या यूनिट आ रही है, पर सेंटीमीटर। डबलेट सेपरेशन के लिए इसका जो फॉर्मूला बनता है, डबलेट सेपरेशन के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 5.84 Z⁴ अपॉन n क्यूब एल, Z⁴ अपॉन n क्यूब एल, L+1, जहाँ Z जो है वो होता है एटॉमिक नंबर, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L जो है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L जो है वो क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, L जो है वो क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब यहाँ इस फॉर्मूला से कुछ मीनिंग निकलते हैं। वो क्या मीनिंग निकलते हैं, देखो सबसे पहला तो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होगा यदि Z की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के, Z⁴ के। तो Z की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो सेपरेशन बढ़ेगा, n की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेपरेशन बढ़ेगा, और इसी तरह से L की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो इसलिए जो हैवी एटम्स हैं वो क्या शो करते हैं, लार्ज फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये नोट लगा के सारी चीज़ें। तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है Z⁴ के, डेल्टा टी मतलब शिफ्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है 1/n के। तो मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ कि Z इंक्रीज होगा, Z अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी इंक्रीज होगा, n यदि डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी इंक्रीज होगा, और यदि L डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो शिफ्ट कब इंक्रीज होगा, जब Z इंक्रीज होगा, बाकी n और L जब डिक्रीज होंगे तो शिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो हैवी एटम्स है वो लार्ज फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग शो करते हैं। देयरफॉर हैवी एटम्स शो large fine structure splitting, तो इसलिए जो हैवी एटम्स हैं वो लार्ज फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बिटवीन 2p3/2 एंड 2p1/2 लेवल्स इन द हाइड्रोजन एटम इज 0.4 पर सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू दी है, तो करस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग इन Li2+ विल अप्रोक्सीमेटली बी। तो करस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग बतानी है किसमें, Li2+ में। तो हमें यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू दी है ना, किसकी वैल्यू दी है, डेल्टा टी की वैल्यू दी है, और डेल्टा टी की वैल्यू किसके दी है, 2p2 और 3/2 और 2p1/2 के लिए वो कितनी दी है, 0.4 पर सेंटीमीटर। तो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर -1, यानी कि पर सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है डेल्टा टी Li2+, क्योंकि हमने ये पढ़ा है डेल्टा टी जो है प्रोपोर्शनल है Z⁴ के। तो डेल्टा टी किसके लिए हम निकाल रहे हैं, Li2+ के लिए। तो Li2+ के लिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी Z⁴ इंटू, ये हो जाएगा डेल्टा टी एच, क्या हो जाएगा, Z⁴ इंटू डेल्टा टी एच। तो Li के लिए Z की वैल्यू होती है 3, तो ये हो जाएगा 3/4, और डेल्टा टी एच यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 हो गई। 3/4 कितना हो गया, 81, तो ये 81 और इंटू 0.4, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 32.4 पर सेंटीमीटर, 32.4 पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे आता है लेंडेज इंटरवल रूल। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा लेंडेज इंटरवल रूल। तो इसमें आप देख रहे हो एनर्जी का इंटरवल शो किया गया है ना, किसका इंटरवल शो किया गया है, एनर्जी का। तो एलएस कपलिंग में जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। एलएस कपलिंग के अंदर, स्पिन ऑर्बिटिंग कपलिंग के अंदर जो एनर्जी का इंटरेक्शन है उसको हम लिखते हैं EJ इक्वल्स टू A और L.S, जहाँ A जो होता है वो होता है स्पिन ऑर्बिट कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट नाम देते हैं। और L जो है वो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है टोटल, और S जो है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है।
जब हम इसकी वैल्यू शो करते हैं वेक्टर सम से j इक्वल्स टू एल प्लस एस की, और यहाँ से एल डॉट एस की वैल्यू निकालते हैं, ये एल डॉट एस की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये एल डॉट एस की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एल डॉट एस की जो वैल्यू निकल के आती है, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर सम ऑफ j इक्वल्स टू एल प्लस एस, फिर इसका जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से एल डॉट एस की वैल्यू निकलती है, और वो वैल्यू निकल के आती है 1/2। ये हो जाता है j प्लस वन माइनस एल प्लस वन और माइनस एस प्लस वन, ये आती है एल डॉट एस की वैल्यू। ठीक है, और ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये a के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि हम j और j प्लस वन के बीच का ट्रांजिशन निकालते हैं। तो j और j प्लस वन के बीच का जब हम ट्रांजिशन निकालते हैं तो हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला आता है वो बचता है हमारे पास क्या, a j प्लस वन, है ना। तो हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला बचता है, जो ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास बचता है a j प्लस वन, और जो a है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, a h कट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बचता है a j प्लस वन, ये फॉर्मूला हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ से जो एनर्जी का इंटरवल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, j प्लस वन के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी का जो इंटरवल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, j प्लस वन के प्रोपोर्शनल है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें बोला है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन एन एटम इज गिवन बाय h इक्वल्स टू a l डॉट s। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का इंटरेक्शन हो गया एनर्जी का। ls denotes orbital and spin angular momentum respectively of the electron, the splitting between the levels 2p 3/2 and 2p 1/2। तो इनके बीच में स्प्लिटिंग निकालनी है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर जो हमें वो लेना है, j प्लस वन हमें उठाना होता है। तो j प्लस वन दोनों में से उठाना है, तो j प्लस वन जो है हमारे पास j प्लस वन, तो हाईएस्ट नंबर तो हमारे पास लिखा हुआ है 2p 3/2 और एक लिखा हुआ है 2p 1/2। इनके बीच का डिफरेंस चाहिए डेल्टा ई। दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, j प्लस वन, तो j प्लस वन जो है वो किसके बराबर बनेगा, 3/2 के, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई इक्वल्स टू a h कट स्क्वायर और j प्लस वन, a h कट स्क्वायर j प्लस वन। तो h कट स्क्वायर में फॉर्मूला है तो j प्लस वन की वैल्यू हो गई 3/2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a h कट स्क्वायर 3/2। क्या आंसर आ जाएगा, a h कट स्क्वायर 3/2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, a। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेवल ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लेट आर फाउंड टू बी 22 पर सेंटीमीटर, है ना। नॉर्मल जो मल्टीप्लेट्स है उनके बीच में 22 पर सेंटीमीटर है और 33 पर सेंटीमीटर है। अज्यूम दैट मल्टीप्लेट इज डिस्क्राइब्ड वेल बाय एलएस कपलिंग स्कीम एंड द लेंडेज रूल ई जे माइनस वन। अब j प्लस वन माइनस जे की जगह j माइनस वन ऐसे कर, उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, इक्वल्स टू a j वेयर a इज अ कांस्टेंट। द टर्म नोटेशंस फॉर दिस मल्टीप्लेट इज, तो इसके लिए मल्टीप्लेट के टर्म नोटेशन क्या होंगे वो हमें बताना है। देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जो रूल दिया है यहाँ पर वो लिख लो। तो रूल जो गिवन है, रूल क्या है, e j और माइनस e j माइनस वन इक्वल्स टू a j, ये रूल दिया है। तो आपको जो सेपरेशन दे रखा है वो दो मल्टीप्लेट का दे रखा है, तो सेपरेशन मैं यहाँ बना लेता हूँ, 1 2 और 3। तो एक ये अगर j है तो ये हो गया j प्लस वन और ये हो गया j प्लस टू। तो नॉर्मल मल्टीप्लेट आर फाउंड टू बी 22 एंड 33। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 22 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 33 दिया है। तो इस तरह से हमें ये सेपरेशन दिए हुए हैं। तो डेल्टा ई वन मैं निकाल लेता हूं। तो डेल्टा ई वन क्या होगा, ये होगा ई जे प्लस वन माइनस ई जे प्लस वन माइनस ई जे, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए जे प्लस वन के, और ये आएगा 22। फिर हम निकाल लेंगे डेल्टा ई टू, और डेल्टा ई टू की वैल्यू जो निकालेंगे ई जे प्लस टू माइनस ये आ जाएगा ई जे प्लस वन, और यहाँ से हमारे पास लार्ज जे की वैल्यू लेनी है तो ई जे प्लस टू ये बचेगा, और ये वैल्यू हमें कितनी दी है 33। अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। तो ए ये आ गया j प्लस टू और ये आ गया a, ये आ गया j प्लस वन। तो 33 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, कैंसिल। तो यहाँ से बनेगा 2j प्लस 4 और ये बन जाएगा 3j प्लस 3।
तो क्या आंसर आएगा 1 इधर और इधर आ गया जे, तो यहाँ से जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक करो यहाँ पर, तो ऑप्शन चेक करोगे तो j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 3 के लिए, तो ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3 ये 3 लेवल बन रहे हैं। 0 1 2 गलत हो गया, 2 3 4 गलत हो गया, 3 4 5 गलत हो गया, 1 2 3 ये बन रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3, है ना। क्या आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज इसका 3rd लेक्चर हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम मैं इसको ख़त्म करेंगे एटॉमिक को। और मैं कोशिश करूँगा कि पैरेलली एक और सब्जेक्ट चलाया जाए, चाहे वो आपको लाइव में मिले और चाहे फिर वो आपको रिकॉर्डेड में मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।